पहली जो पहलू है वो है इतिहास। इतिहास दो तरह का इतिहास है इस देश का, एक काल्पनिक और दूसरा वास्तविक। तो जो विषमतावादी लोग हैं वो अपना काल्पनिक इतिहास लिखते हैं और उसको बहुसंख्यक लोगों के ऊपर थोप देते हैं, लेकिन हम वास्तविक इतिहास की बात करते हैं। तो वास्तविक इतिहास क्या है इस देश का? आपने सुना होगा कि इस देश की जो सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो बड़ी फली फूली सभ्यताएं थी। उनमें रहने वाले लोग दैत्य आदित्य सूर असुर राक्षस दानव कहलाते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि वो सभ्यताएं खत्म कैसे हो गई? ये कैसे खत्म हो गई? ये हमें इसका हल्का सा इतिहास समझना है। तो इसका इतिहास क्या है? हमारा इतिहास क्या है? आपने सुना होगा आर्य इंटू अनार्य। ये 500 वर्ष तक ये संघर्ष चला। अब इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? आर्य और अनार्यों का जो 500 वर्ष का संघर्ष चला, उसका परिणाम ये निकला कि आर्यों की जीत हुई और अनार्यों की हार हुई। अब आर्यों की जीत हुई और अनार्यों की हार हुई, लेकिन आर्यों के अंदर त्रिवर्णीय व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी। तो पहले दो वर्ण बने। आर्यों के अंदर दो वर्ण बने। दो वर्णों में पहला वर्ण था ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय। ये द्विवर्णीय व्यवस्था पहले डेवलप हुई। तो पहले डेवलप कैसे हुई कि आपने इतिहास में सुना होगा कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का एक संघर्ष चला, और उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि गुरु वशिष्ठ की जीत होती है और विश्वामित्र की हार होती है। जब गुरु वशिष्ठ की जीत होती है तो गुरु वशिष्ठ के मानने वाले लोगों के बीच में और विश्वामित्र को मानने वाले लोगों के बीच में एक समझौता होता है। और वो समझौता कैसा होता है कि हम जीते हुए लोग हैं तो हम श्रेष्ठ कहलाएंगे, यानी ब्राह्मण कहलाएंगे। ये पहला समझौता होता है। और दूसरा समझौता क्या होता है कि राज तिलक करने का अधिकार हमको होगा। हम उसी को राज तिलक करेंगे जो हमारी बात को मानेगा, या जिसको हम चाहेंगे उसको राजा हम बनाएंगे। ये दूसरा समझौता हुआ। और तीसरा समझौता क्या हुआ कि हमने जीता है इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल ऐशो आराम करेंगे। तो ये द्विवर्णीय व्यवस्था डेवलप हो गई। जब द्विवर्णीय व्यवस्था डेवलप हो गई तो ये जो दो वर्ण थे, इनके जो नियम थे उनको इन्होंने कड़ाई से सामाजिक जीवन में लागू कर दिया। जब सामाजिक जीवन में लागू किया तो फिर जो इन नियमों को भंग करेगा उसको वर्ण बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ऐसे वर्ण बहिष्कृत लोगों से तीसरा वर्ण डेवलप हुआ, वो कहलाया वैश्य। अब ये त्रिवर्णीय व्यवस्था इनकी डेवलप हो गई, और इस व्यवस्था जो त्रिवर्णीय व्यवस्था है इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। तो फिर चौथा वर्ण कहां से आया? चौथा वर्ण आया पुरुष सूक्त में। यानी जब ये लोग जीते तो अनार्य जो लोग थे उनको इनकी सामाजिक व्यवस्था में कहां रखा जाएगा, तो उनको रखने के लिए एक चौथे वर्ण की व्यवस्था की गई और वो वर्ण कहलाया शूद्र। इसका एसी कम है, यानी जो हारे हुए लोग थे उनको शूद्र वर्ण में डाला गया और पुरुष सूक्त के माध्यम से इनके कायदे बनाए गए कि भाई इनको शिक्षा, सत्ता, संपत्ति और सम्मान से दूर रखा जाएगा और केवल ये हमारी सेवा करेंगे। तो इससे शूद्र वर्ण जो है वो बहुसंख्यक थे। अब ये बहुसंख्यक लोगों का जब शोषण की नीति अपनाओगे तो ये आपके खिलाफ कभी भी संघर्ष खड़ा कर सकते हैं, इसलिए इनको अल्पसंख्यक बनाया जाए। इसलिए इनको कहा गया कि जो हमारे घर का अंदर का काम करता है वो शूद्र कहलाएगा, टचेबल कहलाएगा। जो घर के बाहर का काम करता है वो अनटचेबल या अति शूद्र कहलाएगा, अति शूद्र। तो ये 5 वर्णीय व्यवस्था बन गई, लेकिन फिर भी ये बहुसंख्यक थे। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जिस व्यवसाय को कर रहा है उसको एक जाति का दाम दे दिया गया, और जाति और उपजाति के आधार पर
ये व्यवस्था डेवलप होती चली गई। इसलिए जो ये बहुसंख्यक शूद्र हैं, ये 6000 जातियों में आज हमें बटे हुए नजर आते हैं। अगर इतिहास का संदर्भ को हम देखते हैं तो एक ही अंश, एक ही वंश, इसी देश के ये मूल निवासी लोग हैं। तो लेकिन इनके अंदर जाति भावना और ऊंच नीच की भावना इतनी ज्यादा पैदा कर दी गई कि ये अपने आप को आपस में मिला ही नहीं पाते, और इस फूट का जो लूट है उसका फायदा ये तीन वर्णीय लोग उठाते आ रहे हैं। तो ये इसका हल्का सा इतिहास है। इस व्यवस्था को हल्का सा धक्का बुद्ध की समतावादी सोच की वजह से सम्राट अशोक ने जब उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन वृहदत्त मौर्य जिसको पुष्यमित्र तुंग ने धोखे से मारा और मनुस्मृति को लिखवाया, फिर 2000 साल से इस देश के अंदर ये व्यवस्था प्रचलित चली आ रही है। तो ये इसका हल्का सा इतिहास है। ये इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से हम इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ समझ नहीं पाते।